हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 सब्जेक्ट सोशल साइंस का पार्ट 20 जिसका नाम है भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां के विषय में यहाँ पे बच्चों यहाँ पे ये पार्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारत एक विशाल जनसंख्या और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला स्थान जो है वो चीन का है, जहां विविध धर्म के लोग, जाति, भाषा, संस्कृति वाले लोग बसते हैं और रहते हैं। भारत की संस्कृति समन्वयकारी और सर्वधर्म समभाव वाली विशेषता रखती है, यानी सभी धर्म को समान भाव देने वाली संस्कृति है। परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते भारत समाज में अनेक परिवर्तन आए हैं। इन सभी परिवर्तनों के साथ समाज में कुछ समस्याओं का उद्भव भी हुआ है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों का समावेश होता है। इन प्रकरण में हम दो सामाजिक समस्या यानी पहला सांप्रदायिकता और दूसरा जातिवाद के विषय में चर्चा करेंगे। देश की स्वतंत्रता दिलाने में विविध धर्म, जाति, भाषा वाले लोगों के साथ मिलकर प्रयत्न किए गए और उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हमने अमूल्य स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता आंदोलन के समय दरमियान पाया जाने वाला सद्भाव, एकता, सहिष्णुता आदि में स्वतंत्रता के बाद बाधा आई, ऐसा लगता है। जातिगत झगड़े, सांप्रदायिक संघर्ष, प्रादेशिक हिंसा आदि देश में शांति और विकास के लिए बाधक नकारात्मक कारक हैं, जिसके कारण देश के लिए सामाजिक सद्भाव और सांप्रदायिकता, लोकतंत्रात्मक मूल्य, राष्ट्रीय एकता के सामने गंभीर चुनौती उत्पन्न होती है। सांप्रदायिकता धर्म या श्रद्धा और आस्था का विषय है। अधिकांश मानव किसी न किसी धर्म या संप्रदाय को मानते हैं। भारत एक असांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश है। ये बच्चों एक मार्क्स के सवाल में पूछा जाता है। भारत एक असांप्रदायिक और खाली जगह देश है, तो कैसा धर्मनिरपेक्ष देश है। इसलिए संकुचित सांप्रदायिकता का आचरण संविधान की भावना के विरुद्ध है। जब कोई धार्मिक समूह या समुदाय किसी कारण दूसरे धर्म या संप्रदाय का विरोध करता है, तब सांप्रदायिकता तनाव उत्पन्न होता है। यानी कोई एक कम्युनिटी वाला लोग दूसरे कम्युनिटी के धर्म का विरोध करता है, तब सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न होता है। किसी भी धर्म या संप्रदाय के सदस्य अन्य धर्मों की तुलना में अपने धर्म या संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते हैं कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, और अपने धर्मों के हितों को अधिक महत्व देते हैं, तब वे प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से नहीं परंतु सांप्रदायिक रूप से देखते हैं, जैसा कि आज के समय में हो रहा है। और ऐसी विचारधारा समाज को विभाजन की तरफ ले जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी हम सांप्रदायिकता के समस्या पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं ला सके हैं, क्योंकि सरकार जो होती है वोट बैंक के वोट लेने के लिए पब्लिक के बीच में सांप्रदायिकता जैसी भावना को उत्पन्न करती है। संकुचित सांप्रदायिकता कई तरह से नुकसानदायक है। उसमें देश में सामाजिक तनाव उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति अपने भाइयों को अपना विरोधी मानता है। उसमें समाज में मतभेद, घृणा का वातावरण उत्पन्न होता है और सांप्रदायिक तनाव से सांप्रदायिक हिंसा या झगड़े होते हैं। ये सभी बातें लोकतांत्रिक विचारधारा, राष्ट्रीय विकास के लिए बाधक हैं। उसका अगला और बहुत ही अच्छा टॉपिक है सांप्रदायिकता के विरुद्ध संघर्ष। हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता व्यक्ति, समाज और देश के विकास में अवरोध बनती है। सांप्रदायिकता का दूर करने के लिए कुछ उपाय अमल में लाने चाहिए, जैसे नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, प्रथम नागरिक और सरकार को सांप्रदायिक तत्वों का सख्तीपूर्वक सामना करना पड़ेगा और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करना पड़ेगा। नंबर 2, सांप्रदायिकता दूर करने के प्रभावशाली कार्य शिक्षा कर सकती, यानी शिक्षा यानी एजुकेशन होगा तो आप सांप्रदायिकता यानी मतभेद वाला काम नहीं करेंगे। जो पढ़े लिखे नहीं होते वही ऐसा काम करते हैं। हमारे शिक्षण और पाठ्यक्रमों में सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश करना चाहिए। विद्यालयों में आयोजित होने वाली सर्वधर्म सभाएं, सामाजिक उत्सव आदि प्रवृत्ति से सभी धर्मों के प्रति बालकों का आदरभाव विकसित होना चाहिए। यानी विद्यालयों के अंदर सभी बच्चों को सभी धर्म की अच्छी अच्छी बातों को बताना चाहिए और एक दूसरे से प्यार बना रहे, ऐसी बातों को सिखाना चाहिए। नंबर 3 हम देखेंगे यहाँ पे सांप्रदायिक विचार आधारित राजनीतिक दलों को मान्यता नहीं देनी चाहिए। चुनाव के लिए विशेष आचार संहिता और उसका अमल करना और करवाना चाहिए। नंबर 4 रेडियो, टीवी, सिनेमा सामान्य नागरिक तक पहुँचने के श्रेष्ठ दृश्य श्रव्य माध्यम है। उन्हें सर्वधर्म समभाव सहिष्णुता का प्रचार करना चाहिए। यानी जो मूवीज़ बनती हैं वो किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिले ऐसे कार्यक्रमों को प्रसारित करना चाहिए, इन्हें चैनल पर चलाना चाहिए। नंबर 5, धार्मिक मुखिया और राजनेता के साथ मिलकर देश के विकास के लिए सांप्रदायिकता को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6, सांप्रदायिकता दूर करने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए। युवाओं को सांप्रदायिकता के स्थान पर असंप्रदायिकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो ऐसे प्रयत्न सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में करने चाहिए। नंबर 7, इस प्रकार सरकार की नहीं अपितु समाज को भी विशिष्ट प्रयत्न करने चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये, धर्म, जाति, प्रांत, भाषा के ऊपर राष्ट्रहित, राष्ट्र गौरव ऐसी समझ लोगों को एक सूत्र में बांधती है और वह राष्ट्रवाद और राष्ट्र एकता का पोषण करती है। अगला पॉइंट ये, जातिवाद। भारत में सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक स्तर पर रचना के स्वरूप में जाति का अस्तित्व सदियों से रहा है। इस प्रकार भारत की सामाजिक रचना जाति पर आधारित है। ऐसा कहा जा सकता है कि आज तो जाति व्यवस्था प्रारंभिक संकल्पना है, प्राचीन समय से ही उसमें भिन्न थी। समाज की आवश्यकता की परिपूर्ति एवं श्रम विभाजन के आधार रूप कार्य पर आधारित जातियां थी। प्रारंभिक विकल्पना के अनुसार वह 4 व्यवसायों पर आधारित वर्ण व्यवस्था यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थी। जाति आधारित निवास व्यवस्था और व्यवसाय थे। व्यवसाय के आधार पर आय के स्रोत रहने वाले समाज में आय वर्ग के आधार पर कुछ जातियां कम आय प्राप्त करती थीं, जिससे समाज के अन्य जाति समूह की तुलना में आर्थिक स्थिति में वे कमजोर थीं। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल से पहले हमारे समय में ही कुछ जातियां अन्य समूह से दूर आसानी से पहुंचा ना जा सके ऐसे दुर्गम जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में अलग निवास करती थी। इन जातियों को सामाजिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन अन्य प्रजा समूह से अलग था, यानी रहन सहन सब कुछ अलग था। अपनी महत्वपूर्ण संस्कृति बोली थी। उन जाति के लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी अलग निवास, एकाकी जीवन आदि के कारण विकास नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति कमजोर भी हो रही थी यहाँ पे। उसके बाद अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, कमजोर वर्गों और पिछड़े वर्गों के हितों के रक्षण के लिए संवैधानिक प्रावधान। भारत में संविधान में अल्पसंख्यकों यानी जिसकी आबादी इंडिया में कम है उन सभी को अल्पसंख्यक कहा जाता है। कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्गों के रक्षण, कल्याण और विकास के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। ये संवैधानिक प्रावधान उनके हितों की रक्षा, सामाजिक असमानता का निवारण एवं उनके कल्याण और विकास को सुनिश्चित करते हैं। भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करता है। नंबर 2, भारत के संविधान में बताए गए अनुसार जाति, समूह, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को समान आधार पर अवसर एवं दर्जा जो है वो प्रदान किया जाएगा। साथ ही इसकी भी जो संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। इसके उपरांत राज्यों को ऐसा अधिकार भी दिया गया जो उनके कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाने तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्ग को सुरक्षा करने हेतु तो कुछ मूलभूत अधिकारों का भी संविधान में रहकर योग्य प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही बच्चों कह सकते हैं जो भी इंडिया में माइनॉरिटीज़ हैं उन सबको स्कॉलरशिप मिलती है नेशनल स्कॉलरशिप के द्वारा, कि जिसके अंदर सिख, जैन, मुस्लिम, पारसी ये सारे कम्युनिटीज़ के लोग आते हैं। तो बच्चों आपके माइंड में सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता होगा, अल्पसंख्यक क्या है, माइनॉरिटीज़ क्या हैं। तो बच्चों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पूरे भारत देश के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी किस धर्म के लोगों की, तो हिंदू धर्म के लोगों की। तो यानी ये क्या होगा, एकदम बहुमत वाले हो गए, ठीक है, मेजोरिटी वाले हो गए। और बाकी जो भी धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं वो सारे लोगों को माइनॉरिटीज़ कहा जाता है, यानी अल्पसंख्यक कहा जाता है। वो हमारे क्या किसी भी देश के अंदर हो, जैसे मान लीजिए कोई भी गल्फ कंट्री में आप चले गए तो वहाँ पे मुस्लिम की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएंगे, वो लोग मेजोरिटी कहलाएंगे। और बाकी जो अन्य धर्म के जो लोग होंगे वहाँ पे वो माइनॉरिटीज़ कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह जो इंडिया के अंदर जिन धर्म की आबादी कम है तो वो सारे क्या कहलाते हैं, उसके माइनॉरिटीज़ कहलाते हैं। तो उन सभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है। साथ ही जो पछात वर्ग के जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह गवर्नमेंट उसका नियोजन करती है, जिससे उनको आगे लाया जा सके, उनके जीवन में सुधार किया जा सके। आगे हम देखते हैं नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। लघुमतियों, कमजोर वर्गों, पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार दिए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें राष्ट्र में यानी राज्य में समान अवसर और न्याय और स्थान देना। राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना में भी इन सभी वर्गों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पर अब हम अल्पसंख्यक के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त
करेंगे। धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी प्रदेश अथवा तो प्रदेशों में बहुसंख्यक न हो ऐसे लोगों के समूह को अल्पसंख्यक कहा जाता है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यक के लिए स्पष्ट व्याख्या नहीं दी गई है। देश या प्रदेश की जनसंख्या में आधे या उससे कम जनसंख्या वाले लोगों को ही अल्पसंख्यक कहा जाता है। आधे अथवा तो उससे कम जनसंख्या वाले लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, इन सब लोगों का समावेश होता है। अल्पसंख्यकों की विभावना किसी भी धर्म, भाषा या प्रदेश तक मर्यादित नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की तरह ही राज्य स्तर पर स्थानीय एवं प्रादेशिक अल्पसंख्यकों को दर्ज करना पड़े। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यकों की संकल्पना राज्य स्तर के संकल्पना से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए कोई भी लोक समुदाय किसी भी प्रदेश की कुल जनसंख्या के अनुपात में बहुसंख्यक हो तो राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक हो सके, उसके अलग आदि उस राज्य में अल्पसंख्यक हो ऐसे वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर बहुसंख्यक हो सकता है। यानी किसी राज्य में उसकी आबादी कम है, किसी राज्य में उसकी आबादी ज़्यादा है, तो ऐसा भी हो सकता है। भारत में अल्पसंख्यकों की बहुसंख्यकों की तरह ही अधिक अधिकार समान स्तर पर प्राप्त मिलते हैं। जिस प्रकार अल्पसंख्यक को मिलते हैं उसी तरह जो बहुसंख्यक जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उनको भी समान अधिकार मिलते हैं। अल्पसंख्यकों की संस्कृति, धर्म, लिपि, भाषा के संरक्षण प्रोत्साहन के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। यानी जो जिनके माइनॉरिटीज जिनकी संख्या कम है भारत देश के अंदर, उनके धर्म, जाति, लिपि यानी भाषा के बचाए रखने के लिए यहाँ पे विशेष योगदान यहाँ पे काम किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया नंबर 1 हम पढ़ते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों और कल्याण विकास के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रचना की गई है। अनेक संस्था बनाई गई राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। नंबर 2, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों को विकास देना कि वे अपने धर्म के प्रचार प्रसार एवं प्रोत्साहन के लिए प्रयास कर सकते हैं। कानून बलपूर्वक एवं धर्मांतरण को मान्य नहीं रखता। सरकारी सहायता लेने वाली किसी भी शिक्षण संस्था में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। सभी धार्मिक समुदायों को उनके धर्म के व्यवस्थापन और धार्मिक कार्य के हेतु संपत्ति प्राप्त करने या उसकी देखभाल करने का अधिकार है। नंबर 3, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार प्राप्त होता है। सरकारी सहायता प्राप्त किसी भी धर्म से धर्म, वंश, जाति, वर्ण या भाषा के आधार पर किसी को भी प्रवेश देने से रोका नहीं जा सकता। समाज के सभी वर्गों को अपनी पसंद की भाषा, लिपि बनाए रखने, विकास करने और उनके शैक्षणिक संस्था स्थापित करने चलाने का अधिकार है। भारतीय अल्पसंख्यकों के बालकों को प्राथमिक शिक्षण मातृभाषा में मिले ऐसी सुविधा राज्य सरकार देती है। यानी जैसे जो मुस्लिम हैं वो उर्दू मीडियम में पढ़ सकते हैं, जो उड़ीसा वाले हैं वो उड़ीसा मीडियम में पढ़ सकते हैं, गुजराती जो हैं वो गुजराती मीडियम में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये उनका अधिकार है। अगला टॉपिक दिया अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां। इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को कोई भी स्पष्ट व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उसके विशिष्ट उल्लेख किया गया है। जातिवाद के कारण कुछ जातियों को शोषण रोकने, उनके प्रति अन्याय कम करने, समानता और भ्रातृत्व भाव से उनमें रही संकुचितता को दूर करने और उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास को हो, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान में कुछ विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कलम 341 के अनुसार अनुसूची में समावेश जाति को अनुसूचित जातियों के रूप में पहचाना जाता है, जबकि संविधान की कलम 342 यानी अनुच्छेद 342 के अनुसूची में समावेश जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। यानी जो 341 में समावेश संविधान की कलम, उसे अनुसूचित जाति एवं जो 342 कलम में जो अनुसूचित जनजाति को समावेश किया गया उसे अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाना जाता है। यानी 341 कलम पूछेगा तो अनुसूचित जाति और 342 कलम यानी अनुसूचित जनजाति का समावेश किया गया है। अनुसूचित जातियों में ऐसे लोगों का समावेश किया जाता है जो अधिकांश जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में निवास करते हैं, एक दूसरे से अलग सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन ये जातियां जीते हैं और सामान्य लोगों से आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पीछे होते हैं। ऐसे लोगों का समावेश इनके अंदर होता है। अगला टॉपिक हमें दिया संवैधानिक प्रावधान।
हमारे संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास और कल्याण के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं जो निम्नानुसार नीचे दिए गए हैं। सामान्य प्रावधान, सबसे सामान्य प्रावधान क्या है वो यहाँ पे दिया गया है। संविधान के आर्टिकल 15 के अनुसार केवल धर्म, जाति, समूह, जन्म स्थल या उनमें किसी भी बात के आधार पर भेदभाव करने का प्रतिबंध लगाया गया है। इस कलम के द्वारा ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी नागरिक को इन बातों के तहत दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने। दूसरा ख नंबर, इन्हें नंबर 2 पॉइंट कह सकते हैं। कुएं, तालाब, स्नान के घाट, मार्ग संपूर्ण अथवा तो अंशतः राज्य की ओर चलने एवं सार्वजनिक जनता के उपयोग के लिए अर्पण किए गए स्थलों के उपयोग के संबंध में किसी भी नागरिक किसी भी प्रकार की अयोग्यता, जवाबदारी, निर्णय अथवा शर्तें नहीं लादी जा सकती है किसी भी लोगों पर अथवा तो इन जातियों पर। आर्टिकल 29 के अनुसार नंबर 2, पहला, भारत के प्रदेश उनके किसी भी भाग में निवास करने वाले किसी भी नागरिक को अपने विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी कही जा सके ऐसी संस्कृति हो ऐसे बनाए रखने का उसे अधिकार है। नंबर 2, केवल धर्म, जाति, भाषा एवं उसके विशिष्ट मतलब उनके आधार पर राज्य की ओर से चलाए जाने वाली अथवा तो चलने वाली वित्तीय सहायता से चलने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्था में नागरिक को प्रवेश लेने से रोका जा सकता नहीं है। तो ऊपर जो बच्चों जो हमने पढ़े वो हमारा सामान्य प्रावधान थे। अब यहाँ पे हम विशेष प्रावधान पढ़ने वाले हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बारे में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाए गए हैं वो। इसमें नंबर 1 दिया, राजनीति के मार्गदर्शन सिद्धांतों को कलम 46 के अनुसार राज्य के पिछड़े विभागों में विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षण विषयक आर्थिक लाभ मिले इसके लिए राज्य विशेष महत्व देगा और सामाजिक अन्याय तथा किसी भी प्रकार के शोषण से रक्षा करेगा। नंबर 2, आर्टिकल 16 में 4 के अनुसार राज्य की नौकरियों में कुछ वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ, ऐसे राज्यों को लगे तो उनके लिए स्थान अथवा तो नियुक्त आरक्षित करने की व्यवस्था करने का अधिकार राज्य को होगा। नंबर 3, आर्टिकल 330, 332, 324 के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य की विधानसभा तथा केंद्र की लोकसभा में उनके लिए कुछ स्थान आरक्षित रखे गए हैं। अब आरक्षित मतलब क्या कि वो जो सीटें उनके लिए जो निर्धारित की गई है उनमें से उन्हीं के कोई लोग ही वहाँ पे मतलब उस पे पद को मतलब ग्रहण कर सकते हैं, दूसरा कोई एक इंसान पद ग्रहण नहीं कर सकता है। सिर्फ उसी जाति के लोग पद ग्रहण कर सकते हैं जिससे उनका विकास हो। केंद्र में राज्यसभा में किसी की भी बैठक आरक्षित नहीं रखा गया है। मतलब क्या, जो केंद्र के अंदर राज्यसभा है उसके अंदर कोई भी बैठक को आरक्षित रखा गया नहीं, यानी कि उसमें जरूरी नहीं है कि भाई ये जाति के लोग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर 4, ग्राम पंचायत और नगर पालिका में भी अनुसूचित जाति जनजाति के अनुसार कुछ स्थान आरक्षित किए गए हैं। कहाँ पे? ग्राम पंचायत और नगर पालिका के अंदर। अब बच्चों आपको ध्यान दो, नगर ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत जो छोटा गांव होता है वहाँ पे ग्राम पंचायत लगता है, और जो एक थोड़ा बड़ा इलाका हो तो वहाँ पे नगर पालिका लगता है। जैसे सचिन जो है वहाँ पे नगर पालिका लगता है। अब सूरत जो है वो इसमें बहुत सारे मतलब बहुत बड़ा शहर है तो इसलिए यहाँ पे महानगर पालिका लगता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नगर पालिका का समावेश होता है, इसलिए उसे सूरत महानगर पालिका मतलब महानगर पालिका कहा जाता है, जिसकी आबादी कम से कम यहाँ पे 15 लाख से ऊपर ज़्यादा होती है। इसके उपरांत भिन्न भिन्न पंचवर्षीय योजना के अधीन छात्रालयों की रचना, छात्रवृत्ति की योजना यानी जो शिष्यवृत्ति बच्चों को मिलती है, स्कॉलरशिप्स, विविध प्रतियोगिता परीक्षा के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कक्षाएं शुरू की गई हैं। शैक्षणिक विकास के हेतु आश्रम विद्यालय शुरू किए गए हैं। साथ ही सरकारी नौकरी के इन सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र, फीस, योग्यता के निम्न स्तर से कुछ छूट छाट हैं जो कमजोर वर्गों में सामाजिक समक्ष उद्धार, परिवर्तन, क्षमता, न्याय और मानव गरिमा के लिए कार्य करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण विकास अर्थ में राज्य में अलग विभाग और केंद्र में विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो उनके विकास के बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे सूरत के अंदर बहुमाड़ी कोर्ट के अंदर है, इसकी मेन ऑफिस है। इसके उपरांत राष्ट्रीय स्तर पर इन जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा इन जातियों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए विविध प्रकार की योजना शुरू की गई है। केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रधान, अब ये सिर्फ अनुसूचित जातियों के लिए कौन कौन से प्रधान बताए गए वो यहाँ पे हम देखेंगे। केवल
नंबर 1, संविधान की कलम 17 के द्वारा यानी 17 के द्वारा अब अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण जो होता है अमान्य होता है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाले किसी भी प्रकार की योग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि से दंडात्मक अपराध है। नंबर 2, आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्था हिंदू के सभी वर्गों विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने यदि इसके संबंध में लागू हो तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार। इसमें हिंदू के उल्लेख में सिख, जैन, बौद्ध धर्म पालने वाले हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन, बौद्ध धर्म पालने वाले धार्मिक संस्थानों का उल्लेख भी है। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों के अनुसूचित जातियों जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने वाला व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त आधार, अन्य प्रकार के अनुसूचित जनजाति का होने वाला शोषण रोकने और उनका संरक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है। अगला दिया है हमें निष्कर्ष। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार के द्वारा विविध प्रकार की योजना और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिसके कारण उन लोगों के स्थिति में सुधार हो रहे हैं जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर भी मिले हैं। अगला बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, आतंकवाद एक वैश्विक समस्या। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों के द्वारा फैलाया जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है यानी पूरे विश्व की समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी भी धर्म या संप्रदाय के साथ संबंध नहीं होता। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण घृणास्पद कार्य करते हैं। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जियो और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा संगठित, आयोजित, जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कृत्य है। आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना, उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थ की हेराफेरी करना आदि हिंसात्मक प्रवृत्ति आतंकवादी करते हैं। अगला टॉपिक दिया भारत में विद्रोह और आतंकवाद। आतंकवाद और विद्रोह के बीच में कुछ यहाँ पे अंतर है तो देखते हैं। यहाँ पे पहला विद्रोह। विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है जैसे नक्सलवाद वगैरह। अब आतंकवाद जो है किसी समस्या है, वैश्विक समस्या है। आगे अपने सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है यानी वो सरकार के जो कुछ नीति नियमों का विरोध करते हैं, जबकि ये जो होते हैं वो अपने और अन्य देश के विरुद्ध होता है। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और ये जो होता है ये प्रादेशिक स्तर पर फैला हुआ होता है यानी राज्य स्तर पर कह सकते हैं। ये स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है, जबकि ये जो होता है वो स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। विद्रोही से प्रभावित राज्य एवं प्रदेश का विकास जो होता है रुक जाता है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब राज्य। और आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्रों का विकास ही रुक जाता है यानी पूरे देश का विकास ही रुक जाता है। इसी तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष पैदा होने और आतंकवाद के लिए कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। नक्सलवादी आंदोलन माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिम बंगाल के नक्सलवादी क्षेत्र में उद्भव होने से नक्सलवाद इसे कहते हैं। पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ यह आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पहाड़ी जंगलों के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें पीपुल्स वॉर ग्रुप और माओवादी साम्यवादी केंद्र ये दो संगठन मुख्य थे। उत्तर पूर्व में विद्रोह। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी हुई है। उसमें जनजाति एवं वनाच्छादित पर्वतीय प्रदेश, भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल एवं कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और विदेशी एजेंसियों का हस्तक्षेप आदि कारणों से इन क्षेत्रों में विद्रोह की समस्या गंभीर बनती जा रही है। जैसे राज्य नागालैंड के अंदर और विघटित संगठन यहाँ पे कौन कौन सा उसका नाम दिया है
NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। उसके बाद मणिपुर के अंदर भी यहाँ पे है कुकी नेशनल फ्रंट, ठीक है। और त्रिपुरा के अंदर ये सारी संस्था विद्रोही जो संगठन है उसके नाम यहाँ पे दिए गए। आसाम के अंदर खासकर ये 4 राज्यों में बहुत ज़्यादा हैं जो चीन के बाद से मतलब बने हैं यहाँ पे। उस आगे दिया है इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्रतिस्थापित करने और गैरकानूनी निवास आदि समस्या से संघर्ष होता है। उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, राजनीतिक व्यवस्था को हानि पहुंचती है। कश्मीर में आतंकवाद 15 अगस्त 1947 के दिन भारत आज़ाद हुआ। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में कश्मीर के कुछ भाग कश्मीर के कब्जे में रखा था और जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न अंग होने पर भी पाकिस्तान बार बार उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इसके लिए उसने युद्ध भी किया था। प्रत्येक युद्ध में हमारे सैनिक ने पाकिस्तान के शर्मनाक पराजय दी है। ईस्वी सन 1988 के बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ गया। अपहरण, हत्या, बम विस्फोट आदि प्रवृत्ति के द्वारा आतंकवाद भय फैलाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जिसके कारण कश्मीर के अनेक पंडित परिवारों को अपना घर बार छोड़कर स्थानांतरण करना पड़ा और ऐसे हजारों परिवर्तन शरणार्थी के रूप में कश्मीर के बाहर जी रहे हैं। कश्मीर के आतंकवाद को सतत सीमा पर से मदद मिल रही है। आतंकवादियों का आशय भारत में भय, अस्थिरता उत्पन्न करती है, जिससे आतंकवादी प्रवृत्ति को बंद करने के लिए भारत सरकार ने सख्त और मजबूत कदम यहाँ पे उठा रहे हैं। भारत में रहने वाले आतंकवाद का विद्रोह करता है, ऐसा नहीं है। किसी भी स्थान, किसी भी तरह, किसी भी समय होने वाले आतंकवाद का भारत विरोध करता है। इससे आतंकवाद का सफाया और उद्देश्य से भारत के अनेक सैनिक शहीद भी हुए हैं। इसे तब आतंकवाद को दूर करने के लिए आतंकवाद का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 मार्क्स के लिए आता है। आतंकवादी अर्थात क्या, आतंकवाद का सामाजिक प्रभाव, तो ये आपको ध्यान देना है। आतंकवाद समाज को विघटन की ओर ले जाता है, यानी क्या करता है, लोगों को टुकड़ों में बांट देता है। नंबर 2, आतंकवादी भय, लूटमार, हिंसा जैसी प्रवृत्ति करके लोगों का भय उत्पन्न करते हैं और छोटे बालकों से लेकर वृद्धों पर इसका भय प्रभाव पड़ता है। आतंकवाद के प्रभाव से लोगों का एक दूसरे का विश्वास जो होता है वो लोगों का कम हो जाता है और परस्पर भाईचारे की भावना भी कम हो जाती है। नंबर 4, कई बार सांप्रदायिक झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण समाज की जो व्यवस्था जो होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, यानी तितर बितर हो जाती है। समाज में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग सामाजिक उत्साह से नहीं मना पाते हैं, जिसके कारण लोगों को जोड़ने वाला जो आंतर व्यवहार जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अगला और लास्ट पॉइंट दिया, आतंकवाद का आर्थिक प्रभाव। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। आतंकवाद के परिणाम स्वरूप व्यापार उद्योग के किसी विकास के लिए प्रोत्साहन वातावरण नहीं बन पाता है, यानी व्यापार उद्योग जो होता है रुक जाते हैं। नंबर 2, व्यापार उद्योग के ठप हो जाने से जो लोगों को जो रोजगार जो मिलता है वो बंद हो जाता है और स्थानांतरण भी नहीं हो पाता है। नंबर 3, कुछ आतंकवादी संगठन जो होते हैं वो पूंजीपति, उद्योगपति, कर्मचारी, व्यापारियों को डराकर धन वसूल करते हैं। नंबर 4, आतंकवादी नशीले पदार्थों की हेराफेरी, काला धन वगैरह असामाजिक कार्य करते हैं, जिसमें उन्हें देश के जो नेता जो है उन्हें सपोर्ट भी करते हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है। साथ ही सामाजिक आर्थिक समस्या भी इसमें उत्पन्न होती है। आतंकवादी रेडियो स्टेशनों, मार्ग, पुल, सरकारी संपत्ति आदि को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे इन संपत्ति की पुनर्स्थापना करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। नंबर 5, सरकार को सलामती और सुरक्षा हेतु करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिससे समाज उपयोगी कार्य कम मात्रा में होता है। लास्ट पॉइंट, आतंकवाद के परिणाम स्वरूप राज्य और राष्ट्र के परिवहन उद्योग, पर्यटन उद्योग को आर्थिक नुकसान सहन करना पड़ता है। इस प्रकार आतंकवाद सामाजिक आर्थिक रूप से नुकसानदायक है। एग्जाम्पल के रूप में जम्मू कश्मीर जो है वो हमारे कह सकते दुनिया का एक स्वर्ग माना जाता है, लेकिन वहाँ पे आतंकवादी हमले होने की वजह से वहाँ पे जो पर्यटन उद्योग का बिल्कुल भी विकास हो पाया नहीं है। वहाँ अगर आप देखें तो आगरा में जो ताजमहल जो है वहाँ के बहुत सब विदेश से लोग पर्यटन आते हैं, जिससे वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता है और उसका विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर दुनिया का स्वर्ग होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग जाने से लोग डरते हैं। तो यही एक आतंकवाद वहाँ का मुख्य रीज़न है। तो यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, वो सवाल आपको राइट कर लेने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट सवाल पहला, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण विकास के लिए संवैधानिक
परिचय देना है, आतंकवाद का सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव क्या होता है वो, और जो भी तीनों पॉइंट जो क्वेश्चन दिए तीनों आपको पढ़ लेने हैं। इसमें से 4 मार्क्स का सवाल और 3 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही नक्सलवादी आंदोलन पर टिप्पणी, ये सारे क्वेश्चन आपको नोटबुक में राइट कर लेने हैं। आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में अच्छे से आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।